डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग अगस्त माह की प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण का ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। हम लोग 2 या 3 पार्टों में पूरी प्रतियोगिता दर्पण को डिस्कस करेंगे। प्रतियोगिता दर्पण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर संबंधित प्रश्न अवश्य आते हैं और निश्चित तौर पर अच्छे प्रश्न आते हैं। इसलिए आपके पेपर में, आपकी कोई परीक्षा में करंट अफेयर का जो पार्ट रहता है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यही आपकी मेरिट को कम या ज़्यादा करता है, सिलेक्शन दिलाता है करंट अफेयर का शो। इसलिए करंट अफेयर आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण है तथा आपकी मेरिट को भी डिसाइड करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए। जो भाई बहन टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/knashah123। जी हाँ, टेलीग्राम की लिंक है t.me/knashah123। जी हाँ, जो भाई बहन व्हाट्सएप नंबर से अपनी कोई समस्या पूछना चाहते हैं, जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है 9936153933। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी कोई भी समस्या को पूछ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी के लिए भी आप सलाह ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट की, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण में सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पूरे देश में होने वाले प्रमुख घटनाक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, बताया गया है कि अब राज्यसभा के चुनाव में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। जी हाँ, राज्यसभा में एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हुई है, लेकिन अभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको कैसे पॉइंट पूछा जाएगा या क्या पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पेपर में बनने वाला प्रश्न ये है कि राज्यसभा में किस गठबंधन की स्थिति या फिर कौन सी गठबंधन की सर्वोच्च सीटें हैं, या फिर कौन सा गठबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें, इस प्रकार का प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, एनडीए की बात कर रहे हैं। जी हाँ, एनडीए की स्थिति पहले से मजबूत हुई है। एनडीए की सीटें कितनी हैं इसकी हम लोग भी बात करते हैं। जी हाँ, ये चुनाव मार्च में हुए थे। जी हाँ, मार्च में चुनाव हुए थे। राज्यसभा की सीटें की बात करते हैं। जी हाँ, राज्यसभा की कुल सीटें 245 हैं। जी हाँ, राज्यसभा की कुल सीटें 245 हैं। पहले एनडीए की सीटें थीं 90, लेकिन अब 101 सीटें हो गई हैं, जबकि स्पष्ट बहुमत के लिए अभी भी उसके पास 22 सीटों की कमी है। स्पष्ट बहुमत के लिए एनडीए को 22 सीटों की कमी है, लेकिन अब उसके पास 101 सीटें हो गई हैं। एग्ज़ाम से पूछा जाने वाला पॉइंट कि कौन सा ऐसा दल है जो राज्यसभा में सर्वोच्च सीटों वाला है, तो आप ऑप्शन आ जाएगा एनडीए का यूपीए और भी सारे गठबंधन के नाम आ जाएंगे, जिसमें आपको एनडीए बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम एक रखा गया है, जिसका नाम ट्यूलिप है। जी हाँ, नाम क्या है? ट्यूलिप। इसका उद्देश्य क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप कार्यक्रम। जी हाँ, ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ट्यूलिप का फुल फॉर्म द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। कॉपी में नोट डाउन आपको जरूर करना है। ट्यूलिप द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप का फुल फॉर्म है। अब हम लोग बात करते हैं यह घोषणा कब स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, यह घोषणा 4 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी। जी हाँ, 4 जून 2020 को ट्यूलिप योजना स्टार्ट की गई थी। कौन से मंत्रालय ने स्टार्ट की थी इसकी बात करते हैं। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी मंत्रालय के संयुक्त रूप से स्टार्ट की जाने वाली परियोजना ट्यूलिप है। इसका उद्देश्य क्या था? बीटेक करके जो छात्र स्नातक करते हैं उनको प्रशिक्षण देना। स्थानीय निकायों पर एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। जी हाँ, एक वर्ष के लिए प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य था। एग्ज़ाम के पॉइंट से इतनी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको इससे क्या पॉइंट बनाना है? जी हाँ, ट्यूलिप का फुल फॉर्म आपको याद रखना है द अर्बन लर्निंग
इंटर्नशिप प्रोग्राम। कब इसकी घोषणा की स्टार्ट हुई थी? 4 जून 2020। किससे संबंधित है? बीटेक वाले छात्र या इंजीनियरिंग छात्रों के जो स्नातक हैं उनको 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 इंटर्नशिप प्रोग्राम देना। इंटर्नशिप प्रोग्राम कहाँ दिया जाएगा? इस शहरी स्थानीय निकायों में 1-1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। जी हाँ, 1-1 वर्ष के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से देश में 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित। जी हाँ, अब एग्ज़ाम में पूछा जाना प्रश्न ये रहेगा कि भारत सरकार ने कौन से ऐप्स को प्रतिबंधित किया है। आपको देश का नाम बता देगा, चीन, और जिससे भारत की बनती नहीं चीन, कोई और भी मुस्लिम कंट्री का नाम बता देगा जिसमें आपको बताना है। जी हाँ, चीन ऐप्स को बंद किया गया, जिसमें मोस्ट पॉपुलर ऐप्स है टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक ऐप्स इसी में सम्मिलित है। अब बात करते हैं ये चीनी ऐप्स क्यों बंद किया है। जी हाँ, भारत चीन सीमा पर 15-16 जून को 2020 की मध्यरात्रि में हिंसक झड़प हो गई थी, हिंसक लड़ाई हो गई थी, जिसके प्रति देश में काफ़ी आक्रोश था। और इन आक्रोश को व्यक्त करने के लिए तथा चीन को आर्थिक मोर्चे पर निपटने की दिशा में एक यह बड़ा फैसला लिया गया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चीनी ऐप्स कौन से डेट को बंद किए गए थे। जी हाँ, चीनी ऐप्स 29 जून 2020 को बंद किए गए थे, जिसके तहत टिकटॉक, हेलो, कैम स्कैनर व शेयरइट आदि चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। जब इन ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया, जो हमारा मंत्रालय है उसने क्या प्रेस रिपोर्ट की थी, उसके बारे में उसने क्या कहकर चीनी ऐप्स को बंद किया था, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, सिविल के एग्ज़ाम में, पीसीएस के एग्ज़ाम में, कि चीनी ऐप्स को बंद करने का भारत सरकार का क्या उद्देश्य था। इससे संबंधित प्रश्न है, इसको डिस्कस करते हैं। जी हाँ, चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 29 जून 2020 की विज्ञप्ति में कहा गया था, या नोटिफिकेशन कहा गया था कि देश की इन ऐप्सों से देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा मानते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जी हाँ, सरकार ने क्या फैसला लिया? चीनी ऐप्स को बंद करने का। एग्ज़ाम में आपका पूछे जाने वाला पॉइंट कि 59 चीनी ऐप्स को बंद करने वाली कौन सा मंत्रालय है? 59 चीनी ऐप्स को बंद करने वाले कौन से मंत्रालय ने बंद किया? जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस डेट को? 29 जून को। जी हाँ, 29 जून 2020 को। क्यों बंद किया गया? क्योंकि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, रक्षा व सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा मानते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जी हाँ, ये 5-6 पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट संबंधित है जो हाईयर कॉलेज हैं, उच्च शैक्षिक संस्थानों के मानव संसाधन मंत्रालय की 2020 की अखिल भारतीय रैंकिंग, इंडिया रैंकिंग। भारत के जो कॉलेज हैं उनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रैंकिंग दी गई, कौन सा विद्यालय, कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है, या देश का सर्वोच्च इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा, देश का सर्वोच्च एमसीएस विद्यालय कौन, इनमें रैंकिंग दी गई है। हम इनमें सभी विद्यालयों के नाम को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनको डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में पॉइंट बनता है कि भारत सरकार ने कौन से मंत्रालय ने उस शैक्षिक संस्थानों के लिए रैंकिंग निर्धारित की है, जिसमें हमारा राइट आंसर रहेगा मानव संसाधन मंत्रालय। ये आपको याद करना है। जी हाँ, ये मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उस शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये जो रैंकिंग है कौन से बेस पर निर्धारित की जाती है। जी हाँ, इनका जो बेस रहता है, फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग लर्निंग। जी हाँ, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, TLR। ये टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का अध्ययन करते हैं कि आपका क्या कैसा हो रहा है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल, आपका रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या है। नंबर थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम, कितने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी तथा पांचवा पॉइंट है परसेप्शन। जी हाँ, परसेप्शन भी इसमें शामिल है। इन 5 पॉइंटों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय चेक करता है। इन 5 पॉइंटों को फिर जो भी स्कूल, जो भी कॉलेज इस पर खरा उतरता है उसको उस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। जी हाँ, अब हम देखते हैं कौन सा संस्थान टॉप पर है। जी हाँ, हम लोग इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट में टॉप थर्ड हैं
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जी हाँ आपको नोट डाउन करना है इंस्टीट्यूट नाम के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई तमिलनाडु का नंबर फर्स्ट पर है। नंबर सेकंड की बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक। नंबर थर्ड की बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली न्यू दिल्ली में ये स्थापित है। 3 इंस्टीट्यूट के क्षेत्र में 3 जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक प्राप्त की है, पहली रैंक प्राप्त की है मद्रास ने, दूसरी रैंक में है कर्नाटक, तीसरे में है न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट। तमिलनाडु में कौन सा है? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। सेकंड नंबर पर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक, थर्ड नंबर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली जो नई दिल्ली में है। बात करते हैं अब हम लोग यूनिवर्सिटी में कि विश्व के हमारे देश में कौन सी यूनिवर्सिटी सर्वोच्च स्तर पर है या फिर जिनको पहला स्थान प्राप्त है। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटक पहला स्थान प्राप्त किया है। जेएनयू की हम लोग बात कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर प्राप्त किया है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला, क्योंकि जेएनयू यूनिवर्सिटी काफ़ी चर्चित यूनिवर्सिटी है, काफ़ी सारे सवाल इससे बनते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जेएनयू यूनिवर्सिटी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया है। जी हाँ, दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरा स्थान है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, उत्तर प्रदेश में है। और जी हाँ, बनारस संसदीय क्षेत्र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन सा संस्थान नंबर 1 पे है। जी हाँ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इंस्टीट्यूट की बात की, दूसरी हम लोगों ने बात की किस पर, इंस्टीट्यूट की बात की, और दूसरा हमारा फील्ड था यूनिवर्सिटी की, और थर्ड है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसको नंबर फर्स्ट के स्थान पर है। जी हाँ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। जी हाँ, मद्रास नंबर फर्स्ट पर है। न्यू दिल्ली आईआईटी दिल्ली दूसरे नंबर पे है, और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई ये तीसरे नंबर पे। जी हाँ, हम लोग ऐसे बात कर सकते हैं आईआईटी मद्रास फर्स्ट पर है, आईआईटी दिल्ली सेकंड पर है, आईआईटी मुंबई थर्ड पे है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। एमबीए आईआईएम कॉलेज कौन सा फर्स्ट नंबर पर है। जी हाँ, आईआईएम की बात कर रहे हैं तो आईआईएम गुजरात फर्स्ट पर है, आईआईएम कर्नाटक सेकंड नंबर पर, आईआईएम वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पर है। जी हाँ, आईआईएम आईआईएम वेस्ट बंगाल कोलकाता में है, ये थर्ड नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कॉलेज की बात कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज टॉप पर है। जी हाँ, कॉलेज की बात कर रहे हैं मिरांडा हाई स्कूल दिल्ली टॉप कॉलेज पे है, सेकंड स्थान पर है लेडी श्री राम कॉलेज वुमेन न्यू दिल्ली सेकंड स्थान है। तीसरा स्थान है हिंदू कॉलेज दिल्ली। जी हाँ, तीसरा स्थान है हिंदू कॉलेज दिल्ली का। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फार्मेसी के क्षेत्र में, दवाई के क्षेत्र में, फार्मेसी के क्षेत्र में कौन सा संस्थान पहले नंबर पर है। जी हाँ, फार्मेसी के क्षेत्र में जामिया हमदर्द पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तीसरे में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेकुलर एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली पंजाब में। जी हाँ, 3 संस्थान हैं टॉप पर हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जी हाँ, एम्स न्यू दिल्ली पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ सेकंड नंबर पर है। जी हाँ, सेकंड नंबर पर है। थर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। जी हाँ, मेडिकल के क्षेत्र में एम्स के क्षेत्र में कौन से संस्थान टॉप पर हैं। जी हाँ, टॉप का पूछा जाता है, एम्स न्यू दिल्ली टॉप पर है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्किटेक्चर में कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा संस्थान टॉप पर है। ये आर्किटेक्चर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर वेस्ट बंगाल टॉप पर है, दूसरे स्थान पर है रुड़की उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट केरला तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, तीसरे स्थान पर है। आपको केवल याद रखना पहला एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट
कि हम लोग बात कर रहे हैं लॉ कॉलेज कौन सबसे बेस्ट हैं। जी हाँ, लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटक। जी हाँ, साउथ की कॉलेज देख रहे हैं, साउथ की कॉलेज अपने परचम लहरा रहे हैं। दूसरा सेकंड पॉइंट है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट सेकंड ही इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला पॉइंट रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि डेंटल से संबंधित है। जी हाँ, डेंटल से संबंधित है। फर्स्ट स्थान पर है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, न्यू दिल्ली पे है। सेकेंड की बात करते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस। थर्ड डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे, थर्ड स्थान पर है। जी हाँ, थर्ड स्थान पर है। फर्स्ट स्थान पर कौन सा है? मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पहले स्थान पर है। अब हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। जी हाँ, प्रतियोगिता दर्पण का सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय में सबसे प्रमुख घटना है कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। जी हाँ, 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। जी हाँ, यह सदस्य 2 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से चुने जाते हैं। जी हाँ, 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। भारत 8 वर्ष के बाद सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है। जी हाँ, सुरक्षा परिषद में 20 स्थायी 20 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 15 सदस्य अस्थायी होते हैं तथा 5 सदस्य स्थायी होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत कब से कब तक रहेगा। जी हाँ, भारत की यह सदस्यता रहेगी 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगी, जो कि 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। जी हाँ, ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत की अस्थायी सदस्यता कब से कब तक रहेगी। आपको डेट दी जाएगी, 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगी, जो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स की सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? इसमें 163 देशों का डेटा लिया गया था, 163 देश को शामिल किया गया था, जिसमें भारत का स्थान है 139। जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? जी हाँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 139 है। जो ये रैंकिंग है, रैंकिंग से संबंधित पेपर में प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं विश्व में विभिन्न क्षेत्रों व विभिन्न देशों में क्षेत्रों में शांति की स्थिति के आकलन के लिए विश्व शांति सूचकांक। जी हाँ, विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस की गणना सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा 2007 से प्रतिवर्ष की जाती है। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला पॉइंट ग्लोबल पीस इंडेक्स की कब से किया जाता है, इसकी गणना कब से की जाती है या कब से इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। जी हाँ, इसकी रिपोर्ट बनाई जाती है 2007 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। संस्थान की वर्ष 2020 की ऐसी रिपोर्ट जून 2020 में जारी की गई थी, जिसमें 163 देशों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत का स्थान 139वें नंबर पर है। जी हाँ, भारत का स्थान 139वें नंबर पर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं विभिन्न देशों की जो टॉप पर हैं। जी हाँ, विश्व शांति सूचकांक 2020 में शीर्ष या फिर टॉप 10 देश, टॉप 10 में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जो टॉप फर्स्ट पर या सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है। जी हाँ, पहली रैंक पाने वाला देश है आइसलैंड। जी हाँ, आइसलैंड शांतिप्रिय देश है, पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान पुर्तगाल। इनकी रैंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं है। रैंक फर्स्ट आइसलैंड, रैंक सेकेंड न्यूजीलैंड, रैंक थर्ड पुर्तगाल। ये 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर के लिए आज से जो प्रश्न बनते हैं उन्हीं पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम लोग सबसे खराब स्थिति वाले 10 राष्ट्र जहाँ की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं इनमें सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है अफ़गानिस्तान की। जी हाँ,
अफ़गानिस्तान की रैंक है 163। जी हाँ, अफ़गानिस्तान की रैंक है 163। उसके बाद 162 रैंक है सीरिया की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में सबसे 163 देशों की श्रेणी में सबसे नीचे का स्थान किसने प्राप्त किया है? जी हाँ, अफ़गानिस्तान। इसमें एक बार नोटिस करने वाली और चीज़ है कि रूस की स्थिति भी सही नहीं है। रूस का स्थान 154 नंबर पर है। जी हाँ, रूस का स्थान 154 नंबर पर है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे शांतिप्रिय देश आइसलैंड, सबसे अशांति देश जहाँ पर अधिकतर अशांति रहती है अफ़गानिस्तान की हम लोगों ने बात की है, 163वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब हम लोग भारत व उसके पड़ोसी देशों की रैंक की बात करते हैं। जी हाँ, भारत और पड़ोसी देश की बात करते हैं, जिसमें भारत की रैंक 139 है। 2019 में भारत की रैंक 141 थी। जी हाँ, 2019 में भारत की रैंक 141 थी। इस समय भारत की रैंक 139 है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की 153 रैंक थी। इस वर्ष 2020 में 152 रैंक है। अफ़गानिस्तान की बात हम लोग कर ही चुके हैं। चीन की बात कर लेते हैं। चीन की 110, चीन की 2019 में 110 थी। इस समय चीन की रैंकिंग है 104। जी हाँ, चीन की रैंकिंग है 104। एग्ज़ाम में भारत या उसके पड़ोसी देशों के बारे में केवल 4 ही देश काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनसे जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, इनसे संबंधित प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। बाद बाकी भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनको भी आप लोग पढ़ लीजिए। भूटान की रैंक 19वीं है, नेपाल की 73वीं, श्रीलंका की 77, बांग्लादेश की 97 रैंक। लेकिन एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट देश हैं चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल भी इम्पॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जी हाँ, IMD की वर्ल्ड रैंकिंग। IMD ने वर्ल्ड रैंकिंग की है। रैंकिंग की ये कौन से क्षेत्र में की जाती है, इसमें भारत का स्थान कितना है? जी हाँ, IMD के अनुसार भारत का स्थान 43वें नंबर पर है। भारत 43वें नंबर पर है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, IMD की जो वर्ल्ड रैंकिंग थी उसमें कौन सा देश टॉप पर है? जी हाँ, IMD में टॉप पर देश है सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर देश टॉप पर है। सिंगापुर देश टॉप है। सेकंड नंबर पर है डेनमार्क। जी हाँ, सेकंड नंबर पर है डेनमार्क। जी हाँ, IMD की हम लोग बात कर रहे हैं। IMD के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जी हाँ, IMD का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। IMD की फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD का फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ, इसका यह आकलन किस लिहाज से किया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। इसका आकलन किया जाता है अर्थव्यवस्था के निष्पादन के लिए, अर्थव्यवस्था की देखरेख के लिए, दूसरा आर्थिक संरचना, तो सरकारी दक्षता की सरकारी क्षमता कितनी है, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। जिनमें भारत का स्थान की हम लोग बात कर रहे हैं। भारत के स्थान 43वें नंबर पर। जी हाँ, भारत 43वें नंबर पर है। टॉप फर्स्ट की रैंकिंग है। टॉप फर्स्ट की रैंकिंग में सिंगापुर पहले नंबर पर है। IMD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। सिंगापुर फर्स्ट नंबर पर है, डेनमार्क सेकंड नंबर पर, स्विट्जरलैंड थर्ड नंबर पर, फोर्थ नंबर पर नीदरलैंड। जी हाँ, भारत का स्थान 43वें नंबर पर। सबसे निचली रैंकिंग की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे निचली रैंकिंग वाले राष्ट्र कौन से हैं? जी हाँ, सबसे निचली रैंकिंग वाले 63वें नंबर पर वेनेजुला है। जी हाँ, वेनेजुला 63वें नंबर पर है। आपको प्रथम, भारत की रैंक और अंतिम, ये 3 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं पेपर के लिहाज से। प्रथम रैंक की बात की थी हम लोगों ने। जी हाँ, प्रथम रैंक पे कौन है? प्रथम रैंक पर सिंगापुर। भारत की रैंक 43 और सबसे लास्ट में है 63वीं रैंक है वेनेजुला की। ब्रिक्स देशों की हम लोग बात करते हैं। ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश आते हैं, इसकी बात करते हैं। जी हाँ, ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एंड दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ, ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक, ब्रिक्स देशों की बात आ जाएगी तो ब्रिक्स देशों में आपसे पूछ लिया जाएगा ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक किसके बाद
सेकंड नंबर पर या भारत की रैंक कौन सी है? जी हाँ, ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक दूसरी है। जी हाँ, ब्रिक्स देशों में भारत की रैंक दूसरी है। ब्रिक्स देशों में टॉप पर है चीन, टॉप पर है ब्रिक्स देशों में, टॉप पर है चीन, भारत दूसरे नंबर पर, रूस तीसरे, ब्राज़ील चौथे, दक्षिण अफ्रीका 5वें नंबर पर है। 5 ही देश ब्रिक्स देशों में हैं। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि ब्रिक्स का जो संगठन है ये कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। ये होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, रूस की विजय दिवस परेड टुकड़ी में भारत की सैन्य टुकड़ी की भागीदारी। जी हाँ, भारत की सैन्य टुकड़ी ने भागीदारी की थी और इनमें शिरकत किया था हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने शिरकत की थी, वहाँ पहुँचे थे, जिसमें भारत की टुकड़ी शामिल की गई थी। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं कि ये सैन्य समारोह क्यों हुआ था जर्मनी के। जी हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको बता दे रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं पूछा। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजीवाद पर रूस ने विजय प्राप्त की थी। इसी के उपलक्ष्य में रूस ने अपना सेना प्रदर्शन किया था, जिसमें भारत की भी सैन्य टुकड़ी शामिल थी। इसमें हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत किया था। जी हाँ, राजनाथ सिंह ने शिरकत किया था। ये 4 महीने कोरोना वायरस को देखते हुए 4 महीने में किसी भारतीय की विदेश यात्रा थी, किसी भारतीय मंत्री की विदेश यात्रा थी, वो भी रूस की। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। FATF की बात हो रही। जी हाँ, FATF का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। जी हाँ, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अंतर सरकारी संगठन है। जी हाँ, FATF अंतर सरकारी संगठन वित्तीय कार्रवाई कार्यबल है। जी हाँ, ये निगरानी करता है कि देश किसी भी देश का पैसा या फिर किसी देश से मदद ले रहा है, इसका पैसा किस में उपयोग किया जा रहा है, क्या ये आतंकी संगठनों को वित्त पोषण में तो नहीं लगा है। जी हाँ, पाकिस्तान को इसको ग्रे सूची में ग्रे लिस्ट है उसमें डाल दिया गया है। FATF की जो समिति थी उन्होंने देखा कि पाकिस्तान जो मदद लेता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक से, उसके पैसे का गलत इस्तेमाल करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको पालता है पोसता है, इसका उसने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब ये है कि पाकिस्तान कहीं भी मदद लेगा तो उस पर रोक लगाई जा सकेगी। ये संभव हुआ है भारत के कारण। भारत ने इस पर काफ़ी विरोध जताया था तथा अपना पक्ष रखा था FATF की समिति के सामने। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पॉइंट है, FATF का फुल फॉर्म और FATF में कौन सा देश शामिल है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में। जी हाँ, इसके गठन की बात करते हैं। जी हाँ, इसके गठन की बात करते हैं। इसका गठन हुआ था FATF संगठन ये मनी लॉन्ड्रिंग को भी बचाता है। जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग से बचाता है। FATF का 7 देशों का एक संगठन था, लेकिन 7 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाने के लिए 16 सदस्यों के साथ इसका गठन 1989 में किया गया था। जी हाँ, 1989 में इसका गठन किया गया था। 2001 में अमेरिका में आतंकी हमले के पश्चात आतंकी संगठनों का वित्त पोषण व निगरानी रोकने के लिए आतंकी हमलों के पश्चात आतंकी संगठनों का वित्त पोषण तथा इसकी निगरानी के दायरे में लाया गया था। आतंकी को लाया गया कि हमको वो देश भी चिन्हित करने हैं जो आतंकी को पालते या पोसते हैं। FATF का गठन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है 1989 में। अब हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखते हैं। थर्ड टॉपिक है प्रतियोगिता दर्पण का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है 1 नेशन 1 राशन कार्ड की योजना प्रारंभ की गई है। अब इसमें 1 नेशन 1 राशन कार्ड में 20 राज्य शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, कितने राज्य शामिल हो चुके हैं? 20 राज्य शामिल हो चुके हैं, जिसमें 12 राज्य केंद्र शासित क्षेत्र थे। आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा अप्रैल 2020 तक इस योजना में शामिल हो चुके थे। जी हाँ, अप्रैल 2020 तक शामिल हो चुके थे, ये देश शामिल हो चुके थे। अब 5 देश
5 राज्यों और केंद्र शासित राज्य 1 मई 2020 को शामिल हुए हैं। इनमें कौन कौन से 5 राज्य हैं? ये 5 राज्यों में है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दादरा नगर एवं हवेली 1 मई 2020 से, तथा 3 अन्य राज्य ओडिशा, सिक्किम व मिजोरम व 1 जून से इस योजना से जोड़े गए हैं। जी हाँ, अब 20 राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों में यह योजना जून 2020 के अंत तक लागू की जा चुकी। जी हाँ, ये योजना जून 2020 के अंत तक लागू की जा चुकी है। इसमें शामिल कर दिए गए थे, लेकिन ये योजना चालू की गई थी जून 2020 के अंत तक। नेक्स्ट पॉइंट के हम लोग डिस्कस करते हैं, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना। जी हाँ, स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको बता देते हैं स्वनिधि योजना। जी हाँ, कोरोना वायरस को देखकर जो रेहड़ी वाले श्रमिक थे काफ़ी परेशान हो गए थे। इनको देखते हुए भारत सरकार ने स्वनिधि योजना प्रारंभ की। इनमें रेहड़ी वालों को 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिससे वो अपना कोई भी रोजगार कर सकें। इस पर ये विदाउट टैक्स होगा तथा इसमें आपको सब्सिडी दी जाएगी तथा गारंटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, गारंटर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसके फुल फॉर्म की हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। जी हाँ, आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है, पेपर में पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम से इस नई माइक्रो क्रेडिट योजना को केंद्रीय बैठक 1 जून 2020 की बैठक में मंजूरी दी गई है। ये कब मंजूरी दी गई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1 जून 2020 की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसमें 10,000 रुपये तक का आपको बता दिया है, 10,000 रुपये तक का कार्यशील पूंजी ऋण इस योजना के तहत प्राप्त कर सकेंगे, जिसे वह किस्तों में भी चुका सकेंगे। जी हाँ, इसमें ब्याज लगेगा 7% प्रति वर्ष की दर से। ब्याज सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जमा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं, बागवानी क्षेत्र में। इस बार 2019 और 2020 में बागवानी उपजों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। जी हाँ, बागानी जो फसल थी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हुआ है। इनकी हम लोग बात करते हैं। सारी फसलों को नहीं देखना है, हम लोग को एक डेटा देखना है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। भारत में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र के उत्पादन वर्ष 2018-19 में कितने हेक्टेयर मिलियन भूमि पर बागवानी फसल थी? 25.43 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में बागवानी फसल की गई थी और कुल उत्पादन हुआ था 310.74 मिलियन टन। 2019-20 की हम लोग बात कर रहे हैं। 2019-20 में 25.66 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर इसका उत्पादन किया गया तथा कुल उत्पादन हुआ 320.48 मिलियन टन। जी हाँ, 320.48 मिलियन टन। वृद्धि कितनी हुई? क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 0.9 पॉइंट की तथा उत्पादन में वृद्धि हुई 3.13 की। अब बात करते हैं हम लोग दूरसंचार सेवा जो टेलीकम्युनिकेशन से प्रदाता कंपनी की मोबाइल फ़ोन सेवा बाज़ार में हिस्सेदारी कि हमको ये देखना है कौन सी टेलीकॉम कंपनी की हिस्सेदारी मार्केट में कितनी है। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जी हाँ, इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी है रिलायंस जियो की, बाज़ार में हिस्सेदारी है 32.56% हिस्सेदारी रिलायंस की है। वोडाफोन और आइडिया मर्ज हैं 28.45, भारती एयरटेल की 28.38, BSNL 10.32, MTL की 0.29% हिस्सेदारी है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस टेलीकॉम कंपनी की है? जी हाँ, रिलायंस जियो की। नेक्स्ट पॉइंट है गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ, गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई। जी हाँ, नवंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कोरोना संक्रमण हुआ था। कोरोना संक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रभावित गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी घोषणा कब की गई थी? जी हाँ, गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा 26 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। ये आर्थिक पैकेज के तहत पर घोषित की गई थी, जिसके तहत गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज में गेहूं या गेहूं तथा अथवा चावल में
गेहूं अथवा चावल व प्रति परिवार 1 किलो दाल या चना निःशुल्क ही उपलब्ध कराया जाएगा। पहले ये योजना 26 मार्च के आर्थिक पैकेज के तहत शुरू की गई थी। पहले इस योजना की अवधि 30 जून 2020 को समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें वृद्धि कर दी गई है। अब ये नवंबर 2020 तक 80 करोड़ लोगों को, इसमें जो इफेक्टेड हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें कितने लोग शामिल हैं? जी हाँ, इसमें शामिल होने वाले देश हैं 80 करोड़ लोगों को नवंबर 2020 तक मुफ्त राशन कार्ड में मुफ्त राशन उपलब्ध हो सकेगा। पहले ये योजना कब तक थी? पहले ही ये योजना 30 जून तक थी। अब ये योजना नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इसमें क्या है? इम्पॉर्टेंट है PMGKAY। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये योजना प्रारंभ की गई थी 26 मार्च को। जी हाँ, 26 मार्च को। नाम क्या है? PMGKAY आ जाएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ। अब नया पॉइंट इसमें है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि कोविड-19 के लिए शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी जारी करने की समान बीमा कंपनियों को अनुमति दे दी गई है भारत सरकार के निर्देशन के अनुसार। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने समान बीमा कंपनियों को शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की अनुमति जून 2020 में प्रदान कर दी गई है। आप पेपर में इतना सब नहीं पूछा जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा ये अनुमति कब प्रदान की गई है, शॉर्ट टर्म हेल्थ पॉलिसी की अनुमति कब दी गई है। जी हाँ, ये अनुमति दी गई है जून 2020 में। जी हाँ, जून 2020 में प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, आज के लेक्चर में पार्ट फर्स्ट में इतना ही है। आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, इससे भी अच्छे डिस्कस करेंगे, जितने बढ़िया हो सकता है एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे बिंदुओं को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, सारे बिंदुओं को। इसमें हम लोग विज्ञान प्रगति, विज्ञान से संबंधित तथा वन लाइनर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जिनसे एग्ज़ाम में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, फीडबैक देना है कि सर कैसा आपको ये वीडियो लगा। जी हाँ, फीडबैक आपको ज़रूर देना है। डियर स्टूडेंट, आपको फीडबैक देना है। हम लोग प्रतियोगिता दर्पण पार्ट फर्स्ट में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक वाणिज्यिकी परिदृश्य को भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरह से डिस्कस किया। ये सब एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, कोई भी एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है। सारे एग्ज़ाम को करंट अफेयर